जय हिंद। हम आज जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक था आपका हेलमिंथिक डिसीज। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में? आज हम बात करते हैं हेलमिंथिक डिसीज के बारे में। ठीक है, हेलमिंथिक डिसीज हमारे सिलेबस में दो हैं। एक तो है हमारे सिलेबस में जो हेलमिंथिक डिसीज है वो है आपकी, फर्स्ट है एस्कैरियासिस। और दूसरी जो हमारे सिलेबस में है वो है आपकी एलिफेंटियासिस। ठीक है, एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को हम फाइलेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, एलिफेंटियासिस को क्या बोला जाता है? फाइलेरिया भी बोला जाता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे जो हेलमिंथ। हेलमिंथ समझते हैं आपके? हेलमिंथ आपके क्या होते हैं? छोटे छोटे से वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो हेलमिंथिक डिसीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस्कैरियासिस के बारे में। ठीक है, तो इसे हम रफ करते हैं। एस्कैरियासिस में इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है, ये एस्कैरियासिस डिसीज कॉज करता है। और आपने क्लास 11th में एस्कैरिस के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में एस्कैरिस के बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, जो एस्कैरिस है आपका कौन से जो फाइलम था, आपके फाइलम में आ रहा था एस्के हेलमिंथीज में, जिसमें कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट था। ठीक है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल जो है, मेल और फीमेल कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। जो फीमेल होती है वो साइज में काफी बड़ी होती है और मेल साइज में कैसा होता है? काफी छोटा होता है। तो ये आपकी वही एस्कैरिस है जो कि आपने क्लास 11th में एसके हेलमिंथीज जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस क्या है? एक आपका हेलमिंथ है जो कि ये डिसीज कॉज करता है। अब इसके बाद आते हैं ये जो है इसके सिम्टम्स क्या है। ठीक है, अगर किसी को एस्कैरियासिस डिसीज हुई है, ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या है? और इफेक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एक चीज और हम यहाँ पर लिख लें, इफेक्टिव ऑर्गन। इफेक्टिव ऑर्गन, इससे कौन सा जो ऑर्गन है वो इफेक्ट करता है? तो इससे जो ऑर्गन इफेक्ट करता है वो है इंटेस्टाइन। ठीक है, इससे इंटेस्टाइन आपका इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात करें, इसमें सिम्टम्स क्या है? तो फर्स्ट सिम्टम्स है बेटा इसमें सबसे पहला सिम्टम्स है स्टमक एक। ठीक है, स्टमक एक। अब आप खुद समझिए, पेट में क्या हो गए? कीड़े हो गए। अगर किसी पर्सन के पेट में कीड़े हो जाए तो पेट में दर्द होगा ना। तो सबसे पहले इसके जो सिम्टम्स हैं क्या है? पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टमक एक होता है, साथ के साथ वीकनेस आती है। तो इसका दूसरा सिम्टम्स है, दूसरा सिम्टम्स क्या है? वीकनेस। वीकनेस यानी कि पर्सन काफी कमजोर हो जाता है। भाई कमजोर इसलिए होगा कि पर्सन जो डाइट ले रहा है, खाना अपने लिए खा रहा है, लेकिन उसकी इंटेस्टाइन में कौन बैठा हुआ है? सांप नहीं, उसकी इंटेस्टाइन में कौन बैठा हुआ है? एस्कैरिस बैठा हुआ है। ठीक है, तो एस्कैरिस क्या कर रहा है? वो एस्कैरिस, जो खाना हम अपने लिए खा रहे हैं वो एस्कैरिस खा रहा है, तो हमें तो वो फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो नहीं मिल रही है। इस कारण से हम लोगों को क्या हो जाएगा? वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो पर्सन को क्या आ जाती है? वीकनेस आ जाती है। अब मुझे हंसी आई क्योंकि मैं बोल दिया पेट में कौन बैठा होगा? सांप। ठीक है, सांप नहीं बैठा होगा, एस्कैरिस बैठा होगा। ठीक, चलिए, तो स्टमक एक है, वीकनेस है, इसके अलावा मस्कुलर क्रैम्प। मस्कुलर क्रैम्प्स, जो भाई जब बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी तो वीकनेस होने के कारण जो मसल्स है, मसल्स में क्या क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो जकड़न है, ऐठन है, मींस दर्द टाइप का होना स्टार्ट हो जाएगा किसमें? मसल्स में। और इसके अलावा इसमें फीवर भी हो सकता है। फीवर तो भाई कॉमन है। ठीक है, पर्सन को फीवर भी हो सकता है किसमें? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो डिसीज है इसमें। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर आपका इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब क्या है, पर्सन का जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट ना होना, ऐसे हिंदी में बोलते हैं अपच या फिर कुपच। मीन्स फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसके कारण पर्सन को भूख भी नहीं लगेगी। एक तो भूख नहीं लग रही है, ऊपर से उसने जो भी खाया उसे कौन खा रहा है, एस्कैरिस खा रहा है। ठीक है, तो पर्सन के अंदर क्या आ जाएगी, बहुत ही ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। और क्या है इसके सिम्टम्स, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में कौन रह रहा है, एस्कैरिस रह रहा है। वो एस्कैरिस क्या करेगा, म्यूकस की मेम्ब्रेन को हटाएगा, उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो इंटेस्टाइन है उससे चिपक जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। और ये जो ब्लीडिंग है ये स्टूल के साथ बॉडी से एग्जिट आउट हो सकती है। तो ये जो आपने पढ़े ये क्या है, सिम्टम्स हैं किसके, ये सारे सिम्टम्स हैं अपने जो एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है उसके। ठीक है, इसमें फाइनली ये तो खैर केस बहुत कम देखने को मिलता है, जिसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल पाथ। ठीक है, इंटेस्टाइन का जो पाथ है वो पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या, ये मान लीजिए इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन बीच से क्या होती है, पूरी तरीके से हॉलो होती है, आप जानते हैं। अब इसमें पूरे के पूरे कौन भर गए, इसमें भर गए एस्कैरिस। भाई क्या हो गया, हमें बार बार सांप सांप याद आ रहा है मुझे। ठीक है, तो इसमें पूरे के पूरे कौन इसके अंदर भर गए, आपके एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस। भाई अगर गलती से कहीं मुझे यहाँ पे स्नेक या सांप निकल जाए मेरे मुंह से, तो ध्यान रखिएगा, वो मैं एस्कैरिस ही बोल रही हूँ, पेट में सांप नहीं रहते। ठीक, तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से कभी कभी क्या हो जाता है, ये सीवियर कंडीशन में एस्कैरिस इंटेस्टाइन के अंदर भर जाते हैं, जिससे कि इंटेस्टाइनल पैसेज है वो पूरी तरीके से, इंटेस्टाइनल पैसेज है, इंटेस्टाइनल पाथ है, वो पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ब्लॉकेज आ जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये क्या है, सिम्टम्स है। इफेक्टिव ऑर्गन क्या है, इंटेस्टाइन है। अब बात करते हैं कि ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो यहीं पर मैं लिख देती हूं, ये स्प्रेड कैसे होता है। ठीक है, कैसे ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला। देखिए, ये इसके फैलने का मेन कारण वही है जो कि आपका एमेबियसिस में हो रहा था। ठीक है, टाइफाइड में हो रहा था, मींस कंटेमिनेटेड फूड विच इज इन्फेक्टेड बाय फीकल मैटर ऑफ पेशेंट। ठीक है, कोई भी पेशेंट है जिसे कि एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस का इन्फेक्शन हुआ है, उसका जो फीकल मैटर है, ठीक है, उसकी जो फीकल मैटर आप समझते हैं, उसका जो चीची है, अगर उसके कुछ पार्टिकल्स फूड में पहुंच जाएं और उस फूड को आप इनटेक कर लें, ठीक है, तो आपके अंदर भी पहुंच जाएंगे कौन, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के एग। और वो एग डिफरेंट आपकी प्रोसेसेस के थ्रू पहुंचेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपके इंटेस्टाइन में, और वहां पर एस्कैरियोसिस जो डिसीज है वो कॉज कर देंगे। बात समझ रहे हैं इतनी। तो इसका जो स्प्रेड है कैसे फैलता है आपका, बाय contaminated food and water infected by fecal matter of infected पर्सन। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से ये फूड और वाटर में चला जाए। फूड और वाटर को अगर आप इनटेक कर लेते हैं तो आपके अंदर ये पहुंच सकता है। और इसका बहुत अच्छा सोर्स क्या है, ठीक है, कैसे पहुंचता है, अनवॉश्ड एंड अनकुक्ड vegetables are the main source of this डिसीज। ठीक है, इस डिसीज का जो मेन सोर्स है वो है आपका अनवॉश्ड एंड अनकुक्ड वेजिटेबल, बिना पकी हुई या आधी पकी हुई सब्जियां और बिना धुली हुई सब्जियां अगर आप खा रहे हैं
तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, समोसे वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी। समोसे में जो धनिया पड़ा हुआ है, ठीक है, उस धनिये के पत्तों में अगर इस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के क्या पहुंच गए, कुछ एग्स चिपक गए। ठीक है, कैसे पहुंचेंगे आपको पता है कि अधिकतर धनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जो भी आपके घर का जो सीवर है वो जिस खेत में डाला जा रहा है उसमें अगर धनिया या कोई भी सब्जी उगाई जा रही है तो उसके पत्तियों में चिपके हुए एग एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस के अगर बिना वॉश किए हुए, किसमें चिपके, धनिया की पत्तियों में चिपके, धनिया आपने धोया नहीं और वैसे ही आपने खाना स्टार्ट कर दिया तो उसके एग कहाँ पहुंच गए, आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गए। ठीक है, और आपने क्या खा लिए, अंडे खा लिए एस्केरिस के। अब वो वहां पर क्या होगा, उनमें से बेबी निकलेगा और वो बेबी आपके पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्रेन में भी जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, जो ये बेबी निकलते हैं ना, इनके छोटे छोटे से मींस लार्वी, उन बेबी को हम क्या बोलते हैं, लार्वी। ध्यान रखना इस बात को, इसके जो लार्वी हैं ये आपके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से होते हुए कहाँ पर पहुंचते हैं, आपके ब्रेन में पहुंचते हैं, आपकी आईज में पहुंचते हैं, और इनफैक्ट आप कह सकते हैं लंग्स में पहुंचते हैं। ठीक है, अगर ये लार्वी आपके ब्रेन में फंस गए तो आप पागल हो सकते हैं। बात समझ रहे हो ना, कितनी खतरनाक चीज है जो आप समोसे से आप खा लेते हो, है ना। अगर दिमाग में आपके पहुंच गई ये लार्वी और वहां पर किसी टाइप का उन्होंने इन्फेक्शन कॉज कर दिया तो पर्सन पागल हो सकता है। आंखों में भी पहुंच सकते हैं। आप यूट्यूब या फिर गूगल पे बहुत सारे ऐसे केसेस देख सकते हैं जिनमें कि ये जो लार्वी हैं हेलमिंथ के, पर्सन की आंखों में से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, लंग्स में फंस जाते हैं जिससे कि आपकी डिफरेंट टाइप के उससे डिसऑर्डर हो जाते हैं, और फाइनली ये डिफरेंट पूरी शरीर में बॉडी में घूमते हुए पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां पर अपना घर बना के रहने लगते हैं। तो अवॉइड अनवॉश्ड वेजिटेबल, समझ गए, और समोसे की चटनी। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या। हाँ भाई बेटा, सीवर लाइन अंडरग्राउंड होती है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि सीवर लाइन तो अंडरग्राउंड होती है। भाई साहब, जो सीवर लाइन अंडरग्राउंड यहाँ से जा रही है वो डैम्प ऑफ कहाँ होती है, कहीं ना कहीं तो निकलती होगी, पाताल में थोड़ा जा रही है। इतना लंबा चौड़ा किसने खोद मारा है कि वो पाताल में जा रहा है सीवर। ये सीवर आपकी घर से सीवर चला गया, ठीक है, बगल में उसने डैम्प ऑफ नहीं किया, किसी खेत में किसी खाली जगह पे जाके ये सीवर डैम्प ऑफ हो रहा होगा। बात समझ गए ना। जो आपके घरों से ये नाली जाती है, आपने तो कह दिया हमारा पानी गंदा पानी कहीं चला गया, भाड़ में जाए, क्या मतलब है। लेकिन भाई इतना तो सोचो, ये पानी जा कहाँ रहा होगा, ये पानी जा रहा होगा अपने आगरा में, कहाँ पर, ये आपकी यमुना में डैम्प ऑफ हो रहा होगा। तो कितना गंदा कर रहे हैं हम किसको, यमुना को। तो ये सीवर का मतलब ये नहीं है कि सीवर लाइन अंडरग्राउंड है तो कहाँ जाएगा, भाई वो डैम्प ऑफ होंगी कहीं ना कहीं जाके। समझ गए ना इतनी बात। तो ये रहे आपके इसके सोर्स। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे सॉरी प्रिवेंशन और क्योर की कि जो सब्जी वगैरह है वो धुल भुल के खानी चाहिए, धो के खानी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये छोटा सा टॉपिक था, आपको मैंने करा दिया कंप्लीट। इसका एक क्वेश्चन भी सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक क्वेश्चन सुनिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो इसका कंपैरिजन आता है किससे, टाइफाइड के साथ, कि टाइफाइड और एस्केरियासिस में क्या आपका सिमिलैरिटीज है और क्या आपकी डिफरेंसेस हैं। तो इसमें एक जो मेन डिफरेंस है वो है ये इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। दोनों ही इंटेस्टाइन पर इफेक्ट डालते हैं, टाइफाइड में और एस्केरियासिस में, दोनों में आपका जो क्या है सिमिलैरिटी है, दोनों डिसीज है, दोनों पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वो इंटेस्टाइन पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। और ये तो इसमें सिमिलैरिटी है, और अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात पूछें करें, तो जो टाइफाइड है, टाइफाइड में ब्लीडिंग नहीं होती, किसकी, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन ये एस्कैरियोसिस में क्या हो जाता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है, थोड़ा इनका कंपैरेटिव स्टडी भी आप देखेंगे। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसका दूसरा है हमारा एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस।
ठीक है, फाइलेरिया भी बोल सकते हैं, एलिफेंटिएसिस एंड फाइलेरिएसिस। अब बात करते हैं इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, जो हेलमिंथ है, हेलमिंथ का नाम है वाउचरेरिया ब्रोंकफ्टाई। तो इसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, कुछ कह रहे हो क्या? बोलो भाई, क्या कहना चाह रहे हो? तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या होता है, बाउचरेरिया ब्रोंकफ्टाई और बाउचरेरिया मलाई। ठीक है, ब्रोंकफ्टाई, वाउचरेरिया ब्रोंकफ्टाई और वाउचरेरिया मलाई, इसके ये हैं दो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो बोलना है ठीक है, मैं आंसर बता दूंगी आपका, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। तो वाउचरेरिया ब्रोंकफ्टाई और वाउचरेरिया मलाई, ये क्या है, इसके दो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और ये वाउचरेरिया मलाई, मलाई खाने वाली मलाई नहीं है, ये हेलमिंथ का नाम है। ठीक है, और ये फैलता कैसे, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो वेक्टर है ये क्या है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, वो भी कैसा, फीमेल, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है, अगर वो बाइट कर लेता है, ठीक है, तो आपके अंदर ये वाउचरेरिया ब्रोंकफ्टाई और वाउचरेरिया मलाई जो हेलमिंथ है, वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा कि ये कैसे फैलता है। अगर किसी हेल्दी पर्सन को क्यूलेक्स फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट कर लेता है, तो उसकी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में, वो बाउचरेरिया मलाई और बाउचरेरिया ब्रोंकफ्टाई नाम के जो हेलमेंट्स है वो एंटर करा देता है, जिससे कि एलिफेंटिएसिस या फाइलेरियासिस डिसीज हो जाती है। ठीक है, ये वेक्टर है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के। इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में सबसे भयंकर सिम्टम्स हैं इसके, जो ये इन्फेक्ट करता है। अगर हम बात करें इसके इफेक्टिव ऑर्गन की, ठीक है, किस ऑर्गन पर इफेक्टिव ऑर्गन, ठीक है, किस ऑर्गन पर ये इफेक्ट डालता है, तो ये डालता है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स पर। ठीक है, हमारी बॉडी में जो लिम्फ नोड्स हैं उन पर इफेक्ट डालता है कौन, वाउचरेरिया ब्रोंकफ्टाई। अब आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कौन, हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं आपकी लिम्फ वेसल्स या लिम्फ नोड्स। तो ये सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, हमारे लिम्फ नोड्स में पहुंचता है। और लिम्फ नोड्स में भाई हमारी बॉडी में एंटर किए होंगे 2 4 से 8 10, बहुत कम स्मॉल अमाउंट में। अब ये स्मॉल अमाउंट से में हमारी बॉडी में एंटर किए, फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू हमारे लिम्फ नोड्स में पहुंचे, और लिम्फ नोड्स में ये क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जब ये हमारे लिम्फ नोड्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। भाई हमारी लिम्फ नोड इतनी थी और ये अभी कितने हैं, 2 हैं। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपनी जनसंख्या बढ़ाना स्टार्ट किया। तो हमारी जो लिम्फ नोड अभी इतनी थी, ठीक है, इतनी थी, ये भी, इसका भी साइज क्या हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या हो जाती है, जिसे भी इन्फेक्शन होता है वाउचरेरिया ब्रोंकफ्टाई या मलाई का, तो उसमें जो लिम्फ नोड्स हैं वो सबसे पहले क्या हो जाती हैं, स्वेल अप हो जाती हैं। तो इसका फर्स्ट सिम्टम्स क्या है बेटा, इसका फर्स्ट सिम्टम है स्वेलिंग ऑफ लिम्फ लिम्फ नोड्स। ठीक है, किसका स्वेल अप हो जाना, लिम्फ नोड का स्वेल अप हो जाना, इसमें फर्स्ट सिम्टम्स है। अब ये जो, अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए, फाइलेरियसिस का अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए, तो बॉडी में, जैसे हाथ है या पैर, अधिकतर ये इफेक्ट किस पर डालती है, लिम्फ नोड, अधिक जो आपका ये वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई है, लिम्फ नोड्स पर इफेक्ट डालता है। और कहाँ की लिम्फ नोड्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, ये लिम्स की लिम्फ नोड्स पर सबसे अधिक इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मोस्टली मोस्टली स्वेल अप मोस्टली स्वेल अप lymph node lymph nodes
of limbs, especially lower limbs, लोअर लिम्स। ये क्या करता है, ये अधिकतर हाथ पैर जो है, लिम्स का मतलब होता है आपके अपेंडेजेस, और हमारे अपेंडेजेस क्या है, हमारे दो हाथ, हमारे दो पैर। तो हाथ और पैरों में जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है उनको स्वेल अप करना स्टार्ट करता है, और हाथ पैरों में भी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है वो पैरों की लिम्फ नोड्स को स्वेल अप करता है। वही मैंने लिखा है, मोस्टली स्वेल अप लिम्फ नोड्स ऑफ लिम्स। हाथ पैरों की लिम्फ नोड्स पर इफेक्ट डालता है, और इन हाथ पैरों में भी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालता है वो लोअर लिम्स, यानी कि हमारे पैरों की जो लोअर लिम्स है उन पर स्पेशली इफेक्ट डालता है। और लोअर लिम्स का मतलब है क्या, आपके लेग्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, लेग्स को स्वेल अप कर देता है, सॉरी लेग्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं सिम्टम्स में, लेग्स आर स्वेल अप like the leg of elephant। ठीक है, जो पैर हैं इतने सूज जाते हैं जैसे कि ऐसा लगता है हाथी का पैर बन गया हो। ठीक है, इसीलिए इसमें पैर खूब इतने मोटे मोटे सो जाते हैं हाथी के पैर की तरह। इसीलिए इस बीमारी का नाम है, इस डिसीज का नाम है एलिफेंटियासिस, जिसमें जो लोअर लिम्स है स्पेशली हमारे लेग्स हैं वो हो जाते हैं हाथी के पैर के बराबर मोटे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर तो ये क्या हुआ, लिम्फ नोड्स को शुरुआत में स्वेल अप किया, फिर ये हमारे हाथ पैरों के लिम्फ नोड्स को स्वेल अप करता है, स्पेशली पैरों के लिम्फ नोड्स को स्वेल अप करता है, इतना स्वेल अप कर देता है पूरे पैरों को कि जो पैर है वो हाथी के पैर की तरह मोटे मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और जब जो पैर है वो हाथी की तरह मोटे हो गए तो ये आपका डिफॉर्मिटीज क्रिएट्स इन जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, जो जेनाइटल ऑर्गन है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें डिफॉर्मिटीज क्या कर देता है, कॉज कर देता है, क्योंकि जो जेनाइटल ऑर्गन है उनमें भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर लिम्फ नोड्स काफी 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 आपके स्वेल अप हो जाने के कारण जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसमें डिफरेंट टाइप की डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण पर्सन चलने फिरने में, ठीक है पैरों में सूज गए तो चलने फिरने में बिल्कुल भी आपका आप कैपेबल नहीं रहता। तो ये क्या है, ये जो आपका फाइलेरियसिस है इसके सिम्टम्स हैं। बात समझ गए इतनी? तो यहाँ पर आपके ये 4 सिम्टम्स है, इसके काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो प्रिवेंशन है, ठीक है, प्रिवेंशन इसका कैसे किया जाए, तो सबसे अच्छा प्रिवेंशन है आप क्यूलेक्स मॉस्किटो से दूरी बना लें। ठीक है, वही 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाला नहीं है, मास्क थोड़ा मुंह पे काटता है। ये जो आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो से दूरी बना लें, यानी कि क्यूलेक्स मॉस्किटो अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसके इरेडिकेशन पर पूरी तरीके से आप ध्यान दें। मीन्स जो आपके इंसेक्टिसाइड है जैसे कि डीडीटी है, बीएचसी है, वो स्प्रे करें। तो मैं लिख देती हूँ eradication of Culex mosquito by the use of DDT। ये सारे इंसेक्टिसाइड हैं, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक्सेट्रा आर यूज। ठीक है, जो मॉस्किटो है मॉस्किटो के इरेडिकेशन के लिए डीडीटी बीएचसी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग गैम्बूजिया फिश। ठीक है, इन स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, तो क्या है आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जो स्टैग्नेंट वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है जहां पर पानी रुका हुआ है,
वहीं पर तो क्यूलेक्स मॉस्किटो आपके ब्रीड कर रहे होंगे। तो स्टेगनेंट वाटर में इंट्रोड्यूस करा दीजिए गैम्बूजिया फिश को, और गैम्बूजिया फिश क्या करेगी, मॉस्किटो पे लार्वी को खा जाएगी, जिससे कि आपको क्यूलेक्स मॉस्किटो आपके आसपास नहीं भटकेंगे और आप हाथी की तरह मोटे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इसके प्रिवेंशन है। इसके अलावा आप मॉस्किटो नेट का यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया में आपको कराया था। तो ये सारे क्या है, इसके प्रिवेंशन है फाइलेरियसिस के। फाइलेरियसिस अगर आपका जो अर्लियर स्टेज में पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है, लेकिन अगर लेटर स्टेज में फाइलेरियसिस का पता चलता है बेटा, तो इसका जो ट्रीटमेंट है काफी काफी आपका लॉन्ग चलता है। तब जाके जो लिम्फ नोड्स हैं उनसे पूरी तरीके से जो वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई है उनको हम इरेडिकेट कर पाते हैं। तो अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट इजिली हो जाता है, जबकि लेटर स्टेज ऑफ फाइलेरियसिस का ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा आपका मुश्किल बन पड़ता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इसके साथ ही आपकी दोनों जो मेन डिसीजेस थी हेलमिन्स की, वो कंप्लीट हो गई, यानी कि फाइलेरियसिस और एस्केरियसिस। ठीक है, समझ गए तो फटाफट से यस भी लिखिएगा और साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। ओके, और भाई नोट्स वगैरह बना रहे हो ना सब? ठीक है भाई। नोट्स वगैरह आप सभी के प्रॉपर बन रहे हैं और प्रॉपर बनाते रहिएगा। हाँ, तो आज आपका जो डिसीज वाला चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट, जो डिफरेंट टाइप की डिसीजेस थी, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, फटाफट से रिकॉल करना कितनी डिसीज हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने बैक्टीरियल डिसीज पढ़ी। बैक्टीरियल डिसीज में हमने दो डिसीज पढ़ी, एक टाइफाइड, दूसरा निमोनिया। ठीक है, उसके बाद हमने वायरल डिसीज पढ़ी। वायरल डिसीज में हमने तीन डिसीज पढ़ी, एक था आपका कॉमन कोल्ड, दूसरा था डेंगू और तीसरा था चिकनगुनिया। उसके बाद हमने फंगल डिसीज पढ़ी, और फंगल डिसीज में हमने इकलौती फंगल डिसीज पढ़ी, रिंगवॉर्म। उसके बाद हमने प्रोटोजोअन डिसीज पढ़ी। प्रोटोजोअन डिसीज में दो पढ़ी, एमीबियोसिस एंड मलेरिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा हमने हेलमिंथिक डिसीज। हेलमिंथिक डिसीज हमने दो पढ़ी, एक पढ़ा हमने एस्केरियासिस और दूसरा पढ़ा हमने फाइलेरियासिस। तो इस तरीके से हमारे सिलेबस में कितनी डिसीज है, 10 डिसीज है। और ये 10 डिसीज विद कॉजल ऑर्गेनिज्म विद देयर सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और स्पेशल जो भी थी उसमें मैंने सारे आपको करा दिए। यहां से 10 में से 10 जो डिसीज है इनमें से एक डिसीज आपको पेपर में 101% मिलेगी, और वो 3 मार्क्स में मिलनी है आपको। तो जरा इन 10 को फटाफट से आप रिवाइज करके पेपर में करके आइएगा। ठीक है, हाँ भाई। ओके, चलो चेक करेंगे, मिलेंगे तो श्योर चेक करेंगे बेटा जी। हाँ, तो अब हम आपसे बहुत दिनों से बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह हमने नहीं पूछे हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे कि इनके लिए वैक्सीन फैक्सीन हम कैसे बनाते हैं। और आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। देख तो लो हमारे बच्चे कितने होशियार हुए हैं, है ना, होशियार तो हुए ही हैं, अब कितने हुए हैं वो पता चल जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ भाई, स्कूल खोलने का भाई मुझे नहीं पता, खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए, है ना, लेकिन कब खुलेंगे पता नहीं। तो क्योंकि सुनने को आ रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव्स आने वाली है, अब कब आएगी क्या होगा कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। तो अभी तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो, जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड? टाइफाइड का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड? अरे वाह, आंसर भी आ गया हमारे पास, चिराग का आ गया, वैष्णवी का आ गया, सौम्या का आ गया, श्वेता का, और सभी का आंसर सही है बिल्कुल, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी है आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड। चलिए दूसरा बताइएगा, व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एमीबियोसिस? एमीबियोसिस का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? नम्रता, जल्दी बताओ। आया आंसर वैष्णवी और एंटमीबा हिस्टोलिटिका।
और कोई नहीं बताने वाला? रौनक, वेरी गुड। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एमीबियासिस और डिसेंट्री का क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये तो हो गया आपका क्या, एक प्रोटोजोअन डिसीज, एक। अच्छा चलो पहले आंसर दे दो, फिर एक और प्रोटोजोअन डिसीज में आपसे पूछती हूँ। नम्रता, सौम्या, बिल्कुल आंसर सही है आपका बेटा। कुसुमलता, बिल्कुल सही है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एमीबियासिस। हाँ भाई, एक और बताइए। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से मुझे याद आया, ये भी प्रोटोजोअन डिसीज है। और कौन सी डिसीज कॉज करती है? आपका प्रोटोजोआ है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस है, एक प्रोटोजोआ है। ये कौन सी डिसीज कॉज करता है? देखो भाई, गूगल सर्च करना मत, नहीं आता तो बता देना, मैं बता दूंगी आपको। एंट अमीबा जिंजीवैलिस कौन सी डिसीज कॉज करता है? कुछ बता रहे हो क्या? नहीं आता तो बता देना, आंसर मैं बता दूंगी। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे याद आया तो मैंने पूछ लिया। एंड अमीबा जिंजीवैलिस कौन सी डिसीज कॉज करता है? नहीं, बता तो दो, मैं बताऊं कि तुम बताओगे? सौम्या, सौम्या, ओके। कुसुमलता, नम्रता। चलिए, सौम्या ने बिल्कुल सही बताया है। और जिन्होंने नहीं बताया है कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पायरिया। ठीक है, जो गम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, जो आपका गम्स है, मसूड़े हैं, इनसे ब्लड वगैरह आने लगता है। ठीक है, तो ये आपका एंट अमीबा जिंजीवैलिस कॉज पायरिया डिसीज, ये पायरिया डिसीज कॉज करता है आपके बक्कल कैविटी में, टीथ में, गम्स में स्पेशली। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस था क्वेश्चन, एंट अमीबा जिंजीवैलिस वाला, इसलिए काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन बताइएगा। नेम द मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताइए। नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मैलिग्नेंट मलेरिया, जल्दी से। बेटा, मैलिग्नेंट मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? कुसुमलता, वेरी गुड। श्वेता, वेरी गुड। रौनक, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज ऑल्सो नोन एज मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। सौम्या, सही है बेटा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। चलिए, अब नेक्स्ट बताइएगा आप। एस्कैरियसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है आज का। नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एस्कैरियसिस, जल्दी से। आज ही पढ़ाया है? अरे बोल दो भाई, अभी स्क्रीनशॉट लिया होगा, फटाक से बोलो। ओ सौम्या, प्लाज्मोडियम लुम्ब्रिक्वाइडिस नहीं बेटा, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। मतलब किसी का जीनस किसी का स्पीसीज हाइब्रिड बना दिया लाली, क्या कर दिया सौम्या? एक तो हम वैसे ही हाइब्रिड, जो आपके म्यूटेटेड वायरस है, इनसे परेशान है, कोरोना की थर्ड वेव फोर्थ वेव से। हमारी लाली ने एक और नया म्यूटेशन कॉज कर दिया है। ऐसा मत कर लाली। चलिए, कोई नहीं। तो कौन सा है आपका? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस कॉज कौन सी डिसीज आपकी? एस्केरियसिस डिसीज। चलिए, अब ये बताइएगा हमें, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कौन सी डिसीज कॉज करता है? और ये है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है? वायरस है, फंगस है, क्या है? और ये कौन सी डिसीज कॉज करता है? जल्दी से बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सौम्या, फिर गड़बड़ हो गई। वैष्णवी, सही है। निमोनिया, रौनक का सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज अ बैक्टीरिया। भाई ध्यान रखो, मैं उल्टा पुल्टा कुछ भी पूछ सकती हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया डिसीज कॉज करता है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है जो निमोनिया डिसीज कौन करता है, फटाफट छापो कमेंट में। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अलावा और कौन सा बैक्टीरिया है जो निमोनिया डिसीज कॉज करता है? आ जाओ भाई।
हाँ, नम्रता का भी आंसर सही है, चिराग का भी। नम्रता हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, वेरी गुड। नम्रता का ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। और कौन है? रौनक, बिल्कुल सही। तो निमोनिया कॉज करने वाले दो बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया तो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ठीक है, आप सभी के आंसर बेटा सही हैं। श्वेता, रौनक, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब एक और बताइएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये चैप्टर शुरू किया था उसी दिन मैंने बताया था। ओ 21 जून। चिराग बहुत पटेगा, 21 जून को तो योगा दिवस है भाई। और सौम्या लाली क्या कर दिया? 21 अप्रैल ना जी ना, 21 अप्रैल नहीं है, 7 अप्रैल है। बिल्कुल सही है, मुझसे 2 दिन छोटा है। वर्ल्ड हेल्थ डे मुझसे 2 दिन छोटा, सोचो मैं कितनी बड़ी हूँ, है ना। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्या आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? जिनेवा में। ठीक है, जाने दीजिए। अब नेक्स्ट बताइएगा, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सभी लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा। रिंग वॉर्म कॉज करने वाले दो फंगस के नाम बताइए। रिंग वॉर्म कॉज करने वाले दो फंगस के नाम बताइए जल्दी से। हाँ, 7 अप्रैल आप सही है बिल्कुल। माइक्रोस्पोरम, रौनक, एक और बेटा। कुसुमलता, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन, बिल्कुल सही है। रौनक ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ चुके हैं मेरे पास। और किसका आया है? सौम्या का भी आया है, ट्राइकोफाइटोन। चिराग, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो रिंगवॉर्म कॉज किससे होती है? फंगस से होती है। और ये फंगस कौन से हैं? एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और आपका एक और है माइक्रोस्पोरम। ठीक, इनमें से कोई भी 3 मैंने बता दिए, 2 नाम आप लिख सकते हैं। और आपको पता है फंगस तो इस समय भंगस किए हुए हैं, मीन्स हर जगह फंगस 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 है। पहले कोरोना आया, कोरोना से बचा तो बेचारे को ब्लैक फंगस हुआ, फिर व्हाइट फंगस हुआ, फिर येलो फंगस मिला, फिर क्रीम फंगस मिला, और 2 दिन पहले एमपी के इंदौर में ग्रीन फंगस और मिल गया। मीन्स फंगस ने तो पूरा रेनबो बना रखा है, अभी पता नहीं कौन कौन से लाल पीले और फंगस मिलेंगे। पीला तो मिल गया, अभी परसों आपका ग्रीन फंगस भी मिल गया, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, पूरा रेनबो बना के निकलेगा ये फंगस अब तो दुनिया में, रंगीली दुनिया इनकी बहुत। चलिए, तो आज के आपके क्वेश्चन भी पूरे कंप्लीट हो गए और आपका ये डिसीज वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 10 डिसीज आपने पढ़ ली। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, बाय बाय। हाँ भाई।